नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुण दीक्षित। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच भी टक्कर है। टक्कर इस बात की है कि कौन इस बार आगे निकलेगा, क्योंकि आजाद समाज पार्टी देखिए सभी सीटों पर उपचुनाव लड़ रही है और वहीं बहुजन समाज पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ती नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बुरी हार का सामना बहुजन समाज पार्टी को करना पड़ा, ऐसे में कहीं ना कहीं मेहनत यहाँ पर दोनों पार्टी की तरफ से करी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे, सभी सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए भी जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों के बीच होड़ लगी हुई है कि कौन आगे निकलेगा, कौन दलितों का मसीहा बनेगा, क्योंकि दोनों ही अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं। ऐसे में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी। परवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद तनुज। परवेश जी, क्या स्थिति आपको लगती है बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में? अभी आप राजनीति के तौर पर किसे बेहतर मानते हैं? नहीं तनुज, देखिए जिस तरीके का उपचुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो एक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बिल्कुल सीधे मुकाबले की दिखाई दे रही है। अधिकांश सीटों पर, ज़्यादातर सीटों पर सीधा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। वहीं इस लड़ाई के इतर एक लड़ाई और है जो दलित वोटों को समेटने की है, दलित वोटों का कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व करने की है, दलित वोटों का कहीं ना कहीं नेता बनने की है, दलित समाज का नेता बनने की है। तो एक लड़ाई वो जो दिखाई दे रही है वो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच, यानी कि बसपा और असपा के बीच दिखाई दे रही है। एक पार्टी मायावती की बीएसपी है और दूसरी तरफ एएसपी है जो वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। तो दोनों में एक लड़ाई, जो मुख्य मुकाबले की लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच साफ दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दलित वोटों के बीच एक लड़ाई है, जो दलितों में अपने आप को स्थापित करने की जो लड़ाई है, वो असपा और बसपा के बीच सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। और इस लड़ाई में अभी तक की अगर मैं बात करूं, इस लड़ाई में अगर अभी तक मैं देखूं तो जिस तरीके से जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार दलितों की बात कर रहे हैं, लगातार पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लगातार गरीबों की बात कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से आजम खां का मुद्दा उठाया तो कहीं ना कहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी वो एक झटका देते हुए नजर आए। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी दूसरी तरफ बसपा की, तो इस मामले में बसपा कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। मायावती केवल एक ट्विटर तक सीमित रह गई हैं, वो ट्वीट करने तक सीमित रह गई हैं। कहीं ना कहीं मायावती के जो नेता हैं, मायावती के जो कार्यकर्ता हैं, मायावती के जो समर्थक हैं, वो प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मायावती के खुद जितने भी बड़े नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, खुद मायावती है या आकाश आनंद है या सेकंड पंक्ति के जितने भी नेता हैं, वो कहीं भी प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए आगे भविष्य के लिए खड़ी होती दिखाई दे रही है। और जिस तरीके की सक्रियता चंद्रशेखर आजाद की दिख रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी सक्रियता से, अपने मुद्दे से और अपनी बातचीत से वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं इस उपचुनाव में। अगर ये उपचुनाव चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं बसपा को डिफीट करते हुए आगे निकल जाते हैं बसपा से, तो ये बसपा के लिए एक बड़ा डिफीट होगा, एक बड़ी हार होगी बसपा के लिए। क्योंकि चंद्रशेखर का जिस तरीके से लगातार कारवां बढ़ता हुआ दिख रहा है, चंद्रशेखर लगातार आगे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। इस मामले में कहीं ना कहीं आकाश आनंद और मायावती वो उनसे फिसड्डी साबित होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चुनाव है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा, एक इस चुनाव का एक दूसरा रुख और दूसरा पहलू ये भी है कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों के बीच भी ऊपर नीचे की लड़ाई है। मतलब कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किससे आगे रहेगा और कौन कितना दलित मतदाता, कौन कितना वोटर अपने पाले में लाने में, अपने पक्ष में खींचने में कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। ये इस चुनाव का एक बड़ा दिलचस्प पहलू होगा। तनुज। परवेश जी, मायावती ने अपने वोटर आजाद समाज जो पार्टी है चंद्रशेखर की, उसको दे दिए, या फिर आजाद समाज पार्टी ने उन वोटर्स को छीना है? क्योंकि मायावती की तरफ से अब कोई भी संघर्ष राजनीति के तौर पर नहीं देखा जाता। जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, कोई चुनाव प्रचार देखने को नहीं मिल रहा, कोई यहाँ पर ट्वीट देखने को नहीं मिल रहा, कोई भाषण देखने को नहीं मिल रहा, कोई अपील देखने को नहीं मिल रही। तो ऐसे में क्या सारे वोटर अपने आप ही वोट कट के कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के पास चला जाएगा? जिस तरीके की तनुज निष्क्रियता है, जिस तरीके की नीरसता है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, और जिस तरीके का अभी तक का बहुजन समाज पार्टी का कैंपेन है, और अगर हम लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद का जो एक पूरा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करें, राजनीति का पूरा राजनीति को देखें, तो कहीं ना कहीं खुद बहुजन समाज पार्टी एक स्पेस देती हुई नजर आ रही है चंद्रशेखर आजाद को। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार जो स्पेस खाली बहुजन समाज पार्टी कर रही है, उसमें एक तरीके से आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद ने किस तरीके से लगातार, अगर उसने दलितों की बात की है तो उसने अपने साथ ही दलितों के साथ साथ उसने मुसलमानों के मुद्दों को भी बड़ी जोर शोर से उठाया। यानी कि उन्होंने एक तरीके से अपना
अपना जो है मुसलमानों में और दलितों में कहीं ना कहीं वो उनके नेता बनने की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मैंने कहा कि आजम खां का मुद्दा उठाया, लगातार दलितों का, जहां भी दलित उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, दलितों के अत्याचार की बात होती है या दलितों को नौकरी देने की बात होती है या दलितों को सम्मान देने की बात होती है, तो वो लगातार उन मुद्दों पर बोलते हैं। चाहे सड़क हो या संसद हो, लगातार जब से चंद्रशेखर आजाद जो है सांसद बने हैं, वो लगातार मुखरता से अपनी बात रख रहे हैं, संसद में भी रख रहे हैं और सड़क पर भी रख रहे हैं। इस मामले में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया मायावती है या उनके जो भतीजे आकाश आनंद है, वो इस मामले में चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। ये बात सही है कि अभी तक जो स्वीकार्यता थी दलितों में, बहुजनों में, वो मायावती की स्वीकार्यता थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस स्पेस को अब मायावती से, बहुजन समाज पार्टी से छीनते हुए चंद्रशेखर आजाद मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरीके की चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता है, वो सक्रियता उनको आगे की तरफ ले जा रही है। और अगर मैं एक मेरा अपना अनुमान ये है, मेरा अपना आकलन ये है कि अगर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में आगे निकल जाते हैं, यानी कि जितनी सीटों पर वो 8 सीटों पर लड़ रहे हैं, सीसामऊ पर वो नहीं लड़ रहे हैं, बाकी 8 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, अगर बाकी इन 8 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को बसपा के प्रत्याशी से ज़्यादा वोट मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्टी, उसके समर्थकों का मनोबल बढ़ाने वाली बात होगी। और जिस तरीके का स्पेस बहुजन समाज पार्टी ने दिया है प्रचार से किनारा करके, और या उन मुद्दों को ना उठा के जिन मुद्दों को बहुजन समाज पार्टी को उठाना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं इस स्पेस की भरपाई, इस स्पेस का इस्तेमाल वो अपने भविष्य की राजनीति के लिए बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरा का पूरा जो उनका कैंपेन है या पूरे के पूरा उनका जितना भी अभी तक का पॉलिटिकल उनका पूरा रणनीति, उनका जो स्ट्रेटजी उनकी काम कर रही है, वो इस चुनाव से ज़्यादा वो सत्ता इसके लिए प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो भविष्य की राजनीति को एक कैनवास पर, उत्तर प्रदेश के कैनवास पर भविष्य की सियासत अपनी पार्टी और अपने लिए उकेरने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको बनाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद, मुझे अभी अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद का मुकाबला जो बसपा के नए उत्तराधिकारी हैं, जिनको आकाश आनंद जो बसपा के नए उत्तराधिकारी बना दिया गया है मायावती की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस उत्तराधिकारी होने का फर्ज निभाते हुए बसपा का मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं। और इस उपचुनाव में ये तय हो जाएगा, ये उपचुनाव ये तय कर देगा कि अब बसपा के साथ दलित है उत्तर प्रदेश का या असपा के साथ दलित है उत्तर प्रदेश का। देखिए चंद, यहाँ पर आकाश आनंद को भले उत्तराधिकारी बना दिया गया है, लेकिन अभी भी पार्टी की जो कमान है वो मायावती के हाथों में है। और ये सभी ने देख लिया लोकसभा चुनाव में कि आकाश आनंद ने एक ऐसा बयान दे दिया था बीजेपी को लेकर, क्योंकि देखिए विपक्ष इस तरह के बयान देता है, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि उनसे सारे पद छीन लिए जाए। मायावती ने तगड़ा एक्शन ले लिया, तो कहीं ना कहीं आकाश आनंद करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्टी की जो चीफ है मायावती वो करने नहीं देती है। खैर, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर बीएसपी की कमान चंद्रशेखर आजाद को सौंप दी जाती है, अगर आकाश आनंद की जगह पर चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर उत्तराधिकारी बनाया गया होता है, या आगे चलकर पार्टी की कमान चंद्रशेखर आजाद को, कोई भी ऐसी कंडीशन रहती है चंद्रशेखर आजाद को परवेज दी जाती है, तो क्या बीएसपी पार्टी आगे उठ पाएगी? और अगर अभी एक सिचुएशन आपको दे रहा हूं, अगर बीएसपी की कमान चंद्रशेखर आजाद के हाथों में होती तो बीएसपी इस समय कहां पर होती? देखिए तनुज, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद को कमान दे देगी। अगर ऐसी स्थिति होती तो बहुजन समाज पार्टी ने आज तक चंद्रशेखर आज़ाद को स्वीकारा ही नहीं। वो लगातार बुआ जी कहते रहे, लेकिन मायावती ने कभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को भतीजा नहीं कहा है, या उन्होंने भतीजा कह के संबोधित नहीं किया है। लेकिन हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद सम्मान करते हुए दिखाई दे, मंचों से सम्मान करते हुए दिखाई दिए, और उनके भाषण में हमेशा बहन जी के लिए सम्मान भरे शब्द रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लोग कहीं ना कहीं बहुजन राजनीति कर रहे हैं, दलित वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक शोषित वर्ग की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब राजनीति उनकी है, पूरा का पूरा जो उनका राजनीतिक जो बैकग्राउंड है वो बहुजनों का है, शोषितों का है। तो ऐसी तो उम्मीद मुझे नहीं लगती कि बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तराधिकारी बना देगी। लेकिन हाँ, यह है कि आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को घेरने की कोशिश की है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद को घेरने की कोशिश की है। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने नॉमिनेशन किया था नगीना लोकसभा सीट से, जो बिजनौर जिले के अंतर्गत आती है, लोकसभा चुनाव में, तो सबसे पहली रैली आकाश आनंद उन्हीं के खिलाफ करने के लिए नगीना में पहुंचे थे। लेकिन नगीना की जनता ने कहीं ना कहीं बसपा को नकारा है और चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ाया है। उसके बाद मायावती की रैली भी वहाँ होती है नगीना में, लेकिन उसके बावजूद भी मायावती की रैली, आकाश आनंद की रैली, तमाम बसपा के नेता वहाँ लगाए जाते हैं कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए।
लेकिन वहाँ की जनता ने चंद्रशेखर आज़ाद को स्वीकारा है और बसपा को नकारा है। चंद्रशेखर आज़ाद के मुकाबले बसपा के प्रत्याशी को अगर हम बात करें, नगीना में महज 25,000 वोट मिले हैं और चंद्रशेखर आज़ाद की जो जीत का अंतर है वो 1,52,000 1,53,000 के आसपास का है नगीना का। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ का नगीना का जो मतदाता था, जो दलित मतदाता था, दलित वर्ग का मतदाता था और मुस्लिम मतदाता था, वो उसकी एक लामबंदी चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ दिखाई दी है। तो ऐसे में बसपा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ये समय जो है वो बसपा के ढलान का है और चंद्रशेखर आज़ाद के उठान का है, उसके तूफान का है। तो आप ये देख भी रहे हैं कि जो यूथ है, जो दलित वर्ग का यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के नारों को, चंद्रशेखर आज़ाद की बातों को, चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों को पसंद कर रही है। और जो बसपा का एक कैडर होता था, जो बसपा का एक कैडर होता था, बामसेप होता था या बसपा का अपना एक कैडर होता था, वो कैडर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश में के ऐसे नेता होंगे देश प्रदेश के जो अब बसपा को छोड़कर असपा की तरफ चले गए हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों ही दलितों के नेता हैं और मैं बात मायावती की नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा परवेज जी यहाँ पर आकाश आनंद की, क्योंकि आकाश आनंद की ही यहाँ पर मुकाबले की बात कही जाती है कि चंद्रशेखर आजाद से चलकर आगे चलकर अगर मुकाबला होगा तो आकाश आनंद का होगा। दोनों ही बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आकाश आनंद ने कई बार चंद्रशेखर आजाद के लिए कई सारे अपशब्दों का प्रयोग करा। ये तक बोल दिया था कि कौन चंद्रशेखर आजाद, कहा कि चंद्रशेखर आजाद, मैं किसी आजाद को नहीं जानता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा आकाश आनंद को अपना छोटा भाई बताया है। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को कौन सा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस रिश्ते को, जैसे कि आपने बोला, मायावती ने कभी उन्हें अपना भतीजा नहीं बोला, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा बुआ बुआ बोला। वही सेम बात यहाँ पर है, वो आकाश आनंद को छोटा भाई बता रहे हैं, लेकिन आकाश कह रहे हैं कौन आजाद, कहाँ के आजाद, मैं किसी आजाद को नहीं जानता। कौन सा रिश्ता आजाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कौन सा रिश्ता है जिसको बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े दो दिग्गज नेता है आकाश आनंद और मायावती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देखिए तनुज, मेरी दलित जो युवा है, कहीं ना कहीं मेरी, जब मैं फील्ड पे होता हूँ, ग्राउंड जीरो पे होता हूँ, तो मेरी अक्सर उन लोगों से बात होती है, मैं चर्चा करता हूँ। जो पढ़ा लिखा दलित तबका है उससे भी कई बार चर्चा हुई है। तो सब लोगों का मानना यह है कि जो स्ट्रेटजी चंद्रशेखर आज़ाद की है वो बेहतर है बानिस्बत मायावती बसपा से और जो आकाश आनंद है उनसे। और जिस तरीके की जो सकारात्मकता दिखाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद बसपा के प्रति, बहन जी के प्रति, वो सकारात्मकता ही कहीं ना कहीं उनकी ताकत बनती जा रही है। और जो नकारात्मक आकाश आनंद दिखा रहे हैं या बहन जी ने अभी नकारात्मक चंद्रशेखर के प्रति रही है, वो नकारात्मक कहीं ना कहीं बसपा के लिए नुकसान का कारण बनती जा रही है। ग्राउंड जीरो पर अगर हम बात करें, जनता के बीच की अगर हम बात करें, तो जनता के बीच का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका सर्वे जो है वो इस बात को कहता है। तो ये सर्वे इस बात को जो कहता है, तो कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट कॉर्नर है दलित मतदाताओं का, यूथ का भी, और एक अगर हम करें कि एक बुजुर्ग दलित मतदाताओं की भी बात करें, तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ दिखाई देता है, जो पहले बसपा की तरफ दिखाई देता था। आपने देखा एक समय ऐसा था, अगर हम 2019 तक की भी बात करें, साल 2019 तक भी के दलित मतदाता जो है, दलित वोटर जो उत्तर प्रदेश का, अगर बसपा ने किसी भी जाति धर्म मजहब बिरादरी के प्रत्याशी को टिकट दिया है तो दलित वोट एक तरफा लामबंद होकर बसपा की तरफ जाता था। लेकिन हमने देखा कि साल 2014 में उस दलित वोटर में कुछ तोड़ पैदा हुआ, कुछ टूट हुई, और बसपा को इसका नुकसान हुआ कि बसपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें हार गई और जीरो पर आ गई। लोकसभा में साल 2014 में बसपा को शून्य पर आ गई, जबकि बसपा की अगर हम 2009 की बात करें तो साल 2009 में 20 से 21 सीटें लोकसभा में बसपा की थी, लेकिन 14 में वही शून्य पर आ जाती है। अगला चुनाव होता है तो गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का हो जाता है। तो उस स्थिति में जब बसपा लड़ती है तो जो दो दलित वोट जो दाएं बाएं चला गया था, खिसक गया था, कुछ भाजपा की तरफ हिंदुत्व के नारे के साथ चला गया था, तो वो वापस चला आता है और 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की जीतती है। और 10 सीटें लगभग ऐसी होती हैं जो बहुत नज़दीकी मुकाबले में वो हारती है, रनर अप की भूमिका में रहती है। दूसरा सबसे बड़ा दल बनती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा में साल 2019 में। लेकिन जैसे ही फिर अगला साल 2024 का चुनाव हुआ और बसपा एक तरीके से बिल्कुल तितर बितर हो गई, बसपा के जो तमाम नेता थे वो टूट कर दूसरे दलों में चले गए, कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी में आ गए, कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चले गए। तो ये बसपा के पास कुछ बचा नहीं इसी स्थिति में। जब टिकट की बात आई तो बसपा को लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले, जो बेहतर प्रत्याशी, एक अच्छा प्रत्याशी जो फाइट कर सकता था, उनकी कमी बसपा के पास हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर अभी हम देखेंगे, वो नारा एक मायावती चुनाव में देती हुई नजर आई थी, जो ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया था कि जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि उनका साफ इशारा था कि मुसलमानों को बसपा की तरफ आना चाहिए, दलितों को बसपा की तरफ आना है, जो जुड़ेंगे तो हम लोग तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो नारा केवल ट्विटर तक ही सीमित रह गया और उस नारे की गूंज कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर होती हुई या मीडिया चैनलों पर होती हुई दिखाई नहीं दी है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट बसपा का है। तो इस माइनस पॉइंट बसपा की वजह से कहीं ना कहीं आपने देखा कि साल 2024 में फिर जो 14 वाला परिणाम था वही उत्तर प्रदेश में फिर से दिखाई दिया। पूरे लोकसभा चुनाव में फिर शून्य पर आ गई बसपा। आज उत्तर प्रदेश ही छोड़ो, जितने भी राज्यों में बसपा चुनाव लड़ी है उन पूरे राज्यों में कहीं भी बसपा का लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है। बसपा आज लोकसभा में शून्य है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जो उसका सबसे ताकतवर राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ की विधानसभा में महज उसका एक विधायक है। रसड़ा विधानसभा जो बलिया जिले के अंतर्गत आती है, उमाशंकर सिंह मात्र एक विधायक है। इसके अलावा उनका उत्तराखंड में एक विधायक है। और हम बात कर रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश की, बाकी तो उत्तर प्रदेश से आज राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, उनका कोई सदस्य नहीं है। एक तरीके से सदन से पूरी तरह आउट हो गई है बहुजन समाज पार्टी। राज्यसभा से आउट हो गई, लोकसभा से आउट हो गई, विधान परिषद से आउट हो गई, केवल विधानसभा में उत्तर प्रदेश में एक सदस्य बचा है। तो आज बसपा की स्थिति इतनी गंभीर स्थिति में बसपा है कि इतनी दयनीय स्थिति में बसपा है कि बसपा को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन हो रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद क्योंकि यूथ है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो जनता का जो जिस तरीके का उनका मुद्दा उठाने का मामला है, जिस तरीके का उनका जनता के बीच जाने का मामला है, हर मामले में घटनास्थल पर पहुंच जाने का मामला है, तो लोग उसको पसंद करते हैं कि हमारे बीच खड़ा हो रहा है, हमारे बीच हमारी बात कर रहा है, हमारा नेता है। तो वही कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद को आगे की तरफ ले जा रही है। इस पूरे मामले में अगर आप दूसरी तरफ आकाश आनंद को देखेंगे तो आकाश आनंद इस मामले में कहीं भी चंद्रशेखर आज़ाद के सामने नहीं ठहरते हैं। बसपा का कोई भी नेता चंद्रशेखर आजाद के सामने नहीं ठहरता है। लेकिन मायावती की अब तक ये बात होती रही कि मायावती क्या अगर चंद्रशेखर से मुकाबला करेंगे तो, लेकिन मायावती अब उस दौर में है कि कहीं ना कहीं मायावती जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मायावती उस संघर्ष की स्थिति में फिलहाल नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराधिकारी का खिताब दिया गया है बसपा में आकाश आनंद को, वो भी कहीं ना कहीं एक हवाई नेता के तौर पर ही दिखाई दे रहे हैं। उनकी जनसभा हेलीकॉप्टर से होती हुई दिखाई दी है आपको, लेकिन इस बार तो वो हेलीकॉप्टर भी उपचुनाव में नहीं दिख रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला जो आकाश आनंद है, मायावती के जो भतीजे हैं, वो कहीं भी करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तनुज जी बिल्कुल, ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसपी इसलिए भी थोड़ी सी विफल होती जा रही है क्योंकि ना तो आप कभी किसी मीडिया चैनल पे बसपा सुप्रीमो को देखेंगे। हालांकि आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में नजर आए थे, लेकिन मायावती कहीं पर भी नजर नहीं आई, मीडिया के सामने बातचीत नहीं करती है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेती हैं, लेकिन जिस बुलंदी के साथ जो मायावती पहले बोलती नजर आती थी, उस बुलंदी के साथ अब मायावती बोलती नजर नहीं आती है। और यही कारण है कि बीएसपी के वोट उनसे कटे और बीएसपी के वोट कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के पास गए, चंद्रशेखर आजाद के पास। चलो एक बात मैं और कहना चाहूंगा इसमें आपको रोकते हुए, जो एक जो नैरेटिव विपक्ष की तरफ से दिया गया कि मायावती बसपा की बी टीम हो गई है, आज तक मायावती उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं उस दाग को भी धोने में असफल है पूरी तरीके से। आज तक मायावती अपना बसपा उस दाग को नहीं धो पाई कि हाँ हम उत्तर जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। एक आरोप लगा दिया जाता है क्योंकि राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने क्रियाकलापों से, अपनी रणनीति से, अपनी सूझबूझ से उन दागों को धोने का काम भी पार्टियां करती है। आप देखते हैं कि लगातार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में वार पलटवार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुरंत उस पर वार पलटवार पर अपनी उनकी एक दूसरे के वार पर पलटवार किया जाता है, क्रिया पर प्रतिक्रिया दी जाती है। तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिखाई नहीं पड़ती है। और जो आज तक का बी टीम का जो दाग है बहुजन समाज पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का, उस दाग को बहुजन समाज पार्टी और मायावती उस दाग को धो नहीं पा रही है। लेकिन इसीलिए चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में एक तरीके से मैं देख रहा हूं कि बहुत लंबा चौड़ा स्पेस मिलता जा रहा है और वो एक उभरते हुए नेता की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देख रहे हैं दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीएसपी और आजाद समाज पार्टी में कौन इस उपचुनाव में आगे निकलता नजर आएगा। 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, 23 नवंबर को उसके परिणाम आएंगे। ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार किसके सर जीत का ताज सजेगा और किसके सर पर हार का यहाँ पर ठिकरा फूटेगा।